दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बीते शनिवार अचानक पानी भरता है। बेसमेंट में चल रही क्लास में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। लचर व्यवस्था और लापरवाही के चलते 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। उनके सपने पानी के सैलाब में बह गए। अब तक इस हादसे में कोचिंग मालिक सहित 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन तमाम कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए जा रहे हैं जहां क्लासेस चल रही थी। इनमें विकास दिव्य कीर्ति का कोचिंग सेंटर भी है। वहीं तमाम अव्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोशित छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस हादसे में 3 छात्रों श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डॉल्विन की मौत हो चुकी है। वही छात्र इंटरनेट के वायरल टीचर्स विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। उनके खिलाफ पोस्टर लहरा रहे हैं। इस बीच इन दोनों शिक्षकों ने सफाई जारी की है। दृष्टि कोचिंग सेंटर के विकास दिव्य कीर्ति ने सारे देश से माफी मांगते हुए क्या कहा, सुनिए। मतलब मैं इस चीज से बचता हूं कि हम सारी गलती किसी एक पर ही थोप दें। जैसे सोशल मीडिया मुझ पर थोप रहा है, आप भी किसी एक पर थोपना चाहें तो थोप लें, पर मैं नहीं थोपूंगा। गलती किसकी है? मेरे ख्याल से एक कमी यह है कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है। नीयत सबकी ठीक है, अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता, जैसे आज की जो मीटिंग थी उससे बड़ा अच्छा प्रस्ताव एक व्यक्ति ने दिया जिसको एलजी साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम सबने कहा कि सर आप एक ऐसी कमेटी बना दीजिए जहां हम बैठ के सारी बातें समझा दें, सारा पक्ष रख दें, फिर जो आप आदेश देंगे, जो नियम बनाएंगे, आप केवल 10-15 दिन का समय दे दीजिए। जो उस नियम को ना माने उसको बंद कर दीजिए। हम सबसे पहले तैयार हैं उस चीज के लिए। हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए कि क्या क्या नियम है। इस घटना की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो तो मेरे ख्याल से पहली समस्या ये वाली है। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात ही नहीं है। अगर आप उस दिन के वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत परेशान रहा उस वीडियो को देख के कि सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है। बेसमेंट का जो लेवल है वो सड़क के लेवल से बहुत ही नजदीक है। ऊंची बेसमेंट नहीं है, लगभग उसी लेवल की बेसमेंट है। बहुत खतरा नजर आ रहा है कि अगर पानी उछला तो अंदर चला जाएगा। इतने में एक जीप वहां से गुजरी और मुझे आज पता लगा कि वहां एक बड़ा सा पैनल रख के रोका हुआ था पानी को अंदर जाने से, और अंदर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जैसी वो जीप तेजी से गुजरी, पानी जोर से उछला और उस पानी से वो टूट गया जो टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था, तो पानी अंदर जाने लगा। तब भी हमें दुविधा थी कि अचानक इतना पानी कैसे गया होगा, क्योंकि अगर 30-40 बच्चे थे और पानी आते हुए देखेंगे तो शायद निकलने का रास्ता रहता। एक तो दरवाजा बंद हुआ जो बायोमेट्रिक होने की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। दूसरा जो आज उन बच्चों ने बताया उस मीटिंग में वो ये था कि पानी एक खास गति से जा रहा था और बच्चे बाहर निकल रहे थे और अनुमान था कि निकल भी जाएंगे। किताबें लेके निकल रहे थे क्योंकि पानी इतना था कि उनको लगा किताबें छोड़ के निकलेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जॉस्ट फैन था, वो जो एरिया था, वो भी टूट गया। और जैसे ही वो टूटा, पानी का पूरा बांध एक साथ अंदर गया। और उन बच्चों की बात जो मैं समझ पाया कि कमर तक के पानी से सिर के ऊपर तक पानी जाने में केवल शायद 50 सेकंड या 1 मिनट लगा। ये इतना कम टाइम था कि इतने टाइम में शायद हम में से कोई भी ना सोच पाता ना निकल पाता। फिर एलजी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात उसमें यह भी कही कि वहां जो सीवर लाइन्स थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, एंक्रोचमेंट से कवर हो गई थी। ये भी एक समस्या है। एनक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। मेरा अपना मानना था कि बेसमेंट थोड़ी ऊंची होती बेहतर होता, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जो नए नियम हैं जिसमें स्टिल्ट पार्किंग बनाना जरूरी है, उसमें शायद 8 सेंटीमीटर का कोई नियम है। अब नियम है या ये मतलब जनरली ऐसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से बेसमेंट बहुत ऊंची नहीं बनती है दिल्ली में। एक वजह ये भी है। इन सब के साथ मैं ये खुल के मानता हूं कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। संयोग की बात है कि हादसा कहीं और हुआ, लेकिन हमें नोशनल सेंस में समझना चाहिए कि हादसा कहीं भी हो सकता था। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूं, तत्पर भी हूं, और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में जो चीजें अलाउड नहीं है दिल्ली में वो हम नहीं करेंगे। और
चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगी हम वहीं काम करेंगे। वही अवध ओझा भी मीडिया के सामने आए और बताया कि वो पिछले 3-4 दिनों से कहां थे और छात्रों के आंदोलन पर उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा, सरकार कानून बनाए कि अगर ऐसी जगहों पर बच्चों की मृत्यु होती है तो जिसकी लापरवाही से होती है उसकी संपत्ति सील हो। जिस अधिकारी के कार्यकाल में एनओसी दिया गया है उसकी संपत्ति सील हो और आजीवन कारावास की सजा दी जाए। मैं घटना के बाद अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने गया था। उन्हें लोगों ने यह बता दिया था कि यह हादसा मेरे कोचिंग सेंटर में हुआ है, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गए थे। उनसे मिलने के बाद मैं दिल्ली लौट आया। मैं पूरी तरह छात्रों के साथ हूँ। मैंने इस मुद्दे पर 4 सूत्रीय मांग भी रखी है। मैं चाहता हूँ कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आए। बता दें कि आईएएस सहित तमाम नौकरियों की तैयारी करने के लिए छात्रों से ये कोचिंग सेंटर लाखों रुपए वसूलते हैं। नारकीय स्थिति में रह रहे छात्रों से हजारों का किराया मकान मालिक वसूलते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। अब 3 छात्रों की मौत के बाद आक्रोशित छात्र आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। तो आइए यहाँ पर एक पीजी के कमरे में मैं आती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर यूपीएससी का सपना आंखों में लेकर के आई हैं। और देखिए आप अगर इस कमरे को देखें तो ये भी बहुत छोटा सा कमरा है और बच्चों के लिए मुझे लगता है टेबल कुर्सी भी नहीं है आपके पढ़ने के लिए। बैग रखते तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं, वो सब सोफा या इसमें ही डालना पड़ता बेड में। बाकी बुक्स रखने के लिए भी दोनों को इतनी ही जगह है। और कितना पे करते हैं आप दोनों मिलके? ये तो सिर्फ बेड का में 8,000 मतलब 700 और ये 700 और इलेक्ट्रिसिटी का तो उनकी क्लैरिटी। तो ओके, ओवरऑल आप दोनों इस रूम का कितना पे करते हैं? 15,000। आप सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। और हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे मतलब क्या, वो सिर्फ बोल देते हैं कि इतना देना है। हम पूछते हैं कि हमको PDF डालो, कुछ डालो, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। ये उनका क्लियर स्टांस है। तो आप कैसे पढ़ पाते हो? इतनी टफ कंपटीशन है। ये ऑप्शन था लेकिन अभी लाइब्रेरी भी बंद हो गई है, तो कुछ नहीं, बस यही हमको लाके रखना पड़ रहा है कि जब भी हमको पढ़ाई करनी रही तो। ये छोटा आप टेम्पररी पोर्टेबल टेबल रखते हो? यही कि रूम पे अगर पढ़ाई तो ऐसे ही कर पाते, नहीं तो कर ही नहीं पाते रूम पे पढ़ाई। तो ये जस्ट हम 24/7 मतलब पढ़ाई ही दिमाग में रहती है, इसीलिए सिर्फ। कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्कॉलरशिप के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। आई थॉट कि 1 साल प्रिपरेशन लाइब्रेरी और यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वर्स्ट है। मतलब ना ओनर सुनते हैं, ना लाइब्रेरियन वाले सुनते हैं, ना कोचिंग वाले सुनते हैं। और फूड का तो तुम सोचना भी बंद। मतलब वहाँ हम नाश्ता 70 रुपये का करना पड़ता है हमको। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी बनारस से हैं। तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का टाइमिंग्स अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, तो इतने छोटे से कमरे में कैसे? हमारी यही होता है कि हम मॉर्निंग में लाइब्रेरी निकलते हैं, फिर शाम को लाइब्रेरी से वापस आते हैं। तो हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब, हम रूम पे नहीं पढ़ पाते। तो रूम पे हमें पढ़ना ही नहीं है। हम रूम पे मतलब आपने सिर्फ सोने के लिए रखा? के लिए रात में हम अगर 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाना है। हमें सिर्फ सोने के लिए हम 15,000 देते हैं इतने छोटे से रूम का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारा 2,000 पर मंथ आता है। कोई उसका कोई गारंटी कब आएगा, कितना आएगा, कोई श्योरिटी नहीं। हालांकि होना तो यह चाहिए कि बिना नियामकों के चल रहे तमाम कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की बाकी मांगों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी कोचिंग चलाने वालों को हीरो समाज तभी बनाता है जब वो अपने एजुकेशन सिस्टम से निराश हो जाता है। तो यह बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।